Hello and welcome to JP Guys. So as we are discussing your daily mark question, तो देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से फिर we will discuss the tips की how to write your answers, right? देखिए क्वेश्चन है the Shanghai Cooperation Organization hold utmost significance for India to counter many global issues critically examined. देखिए जब भी कभी आप मेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ बेसिक ट्रिक्स को आप एकदम समझ के रखिएगा. Whenever you have to write any question for your mains, try to focus on certain points. What are those points? First of all, read that question at least thrice. At least thrice you have to read that question. Again, second thing, now underline the keywords. What is the demand of question? What kind of thing question demand from? And third, the most important thing, that your answer should be in the theme. That means your answer should align the things which have been asked in the question, right? अब जब आप कभी भी क्वेश्चन को लिखते हैं तो वहां पे जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है दैट हाउ टू स्टार्ट दैट क्वेश्चन, हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें. और उसके बाद फिर मेन बॉडी मोर और लेस you people know कि how what kind of thing should be inculcated in your main body part. प्रॉब्लम आती है आपके इंट्रोडक्शन में, और प्रॉब्लम जहां तक एनालिसिस किया गया है वो थोड़ा सा कंक्लूजन में भी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, at least read thrice so that you can know the theme of the question, and first of all try to analyze the theme, that what is the demand of that question, right? चलिए पढ़ते हैं. The Shanghai Cooperation Organization was holds utmost significance for India. क्यों? To counter many global issues. क्या करना है? Critically examine. Read it again. The Shanghai Cooperation Organization was holds utmost significance. क्यों? For India to counter many global issues critically examined. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? जस्ट अंडरलाइन द कीवर्ड्स कि आपको क्या लगता है कीवर्ड्स क्या क्या है. देखिए पहला जो कीवर्ड है ये यहाँ पे कह रहा है कि SCO hold utmost significance for India to counter many global issues. That means यहाँ पे हमें अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि किस ग्लोबल इशू की बेसिकली बात की गई है, किस ग्लोबल इशू के बारे में यहाँ पे क्या जा रहा है या किस डायरेक्शन में. देखो अगर जब हम बात करते हैं ग्लोबल की, तो ग्लोबल मतलब होता है समथिंग विच हैज अ कॉमन एजेंडा. जैसे ग्लोबल मतलब आपका इन्वायरमेंट ग्लोबल है, अगर हम टेररिज्म की बात करें तो वो ग्लोबल इशू है, हम करेंसी वॉर की बात करें तो वो ग्लोबल इशू है. इसका मतलब कि ग्लोबल इश्यूज यहाँ पे पूरे ग्लोब का सेम कंसर्न होना चाहिए, नंबर वन. और दूसरा यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ग्लोबल इशू किस डायरेक्शन में, क्या यहाँ पे कहीं इकोनॉमी लिखा है, क्या यहाँ पे कहीं इन्वायरमेंट मेंशन है, नहीं. यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि फॉर मेनी ग्लोबल इश्यूज, मतलब यहाँ पे जनरलिस्टिक फॉर्म में रखा गया है कि मेनी ग्लोबल इश्यूज को फोकस करना है. किसके लिए? किस सिग्निफिकेंस में? फॉर अटमोस्ट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया काउंटर मेनी ग्लोबल इशू. अब देखो दूसरा जो आपका कीवर्ड है, पहला तो हो गया मेनी ग्लोबल इशू, जहां पे थीम को टारगेट नहीं किया है, और दूसरा कहा जा रहा है इंडिया के लिए अटमोस्ट सिग्निफिकेंट है. इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है, और दोनों वर्ड में क्वाइट डिफरेंस है, राइट? जब हम कहते हैं इंपॉर्टेंट तो वहां पे हम इस जोन को डिसाइड नहीं करते हैं कि इस जोन के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब हम वर्ड यूज करते हैं सिग्निफिकेंट तो यहाँ पे जोन भी आपका डिफाइंड होता है. तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, तो दैट इज कि जो आपका जोन है वो डिफाइंड है कि ओनली यू विल हैव टू फोकस ऑन इंडिया ओनली, राइट? अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन. जब कभी भी क्वेश्चन में एग्जामिन वर्ड लिखा होता है तो एग्जामिन का मतलब क्या है कि सपोज अगर मान लो कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो एग्जामिन में क्या होगा कि ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर है. सपोज आपका प्रीलिम्स का पेपर जीएस का कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का. आउट ऑफ 200 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. तो एग्जामिन करने का मतलब कि आप उस टोटल से कितना पीछे हैं, राइट? कितना अभी बीच का जो गैप है वो कितना ज्यादा है. तो जहां पे भी एग्जामिन होता है वहां पे हमेशा हमेशा क्या होगा? एक बेस होगा जहां तक आपको जाना होगा. और जब कभी भी वर्ड लिखा होता है क्रिटिकल, देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड क्रिटिकली. जब कहीं भी वर्ड क्रिटिकल दिया होता है तो दो चीजों पे फोकस करिएगा. एक वर्ड है कंडेम और दूसरा वर्ड है क्रिटिकल.
जब कभी भी वर्ड होता है कंडेम तो इसका मतलब होता है वी आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट। जब वर्ड होता है क्रिटिकल तो इसका मतलब यू आर नॉट एट एनी साइड, आप न्यूट्रल की तरफ खड़े हैं एंड यू विल हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव है तो कहां तक पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो किस चीजों को मतलब क्या वो एलिमेंट्स है वो और डाल दिए जाए तो वो वहां पे पॉजिटिव हो जाए। अगर यहाँ पे एग्जामिन की जगह वर्ड होता है इवैल्यूएट, जब कभी भी वर्ड इवैल्यूएट होगा तो दैट मीन्स कि आपके कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, फीडबैक। जब हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे का इवैल्यूएशन करके बता दीजिए, कि आप कहते हैं ना हमारा इवैल्यूएशन करिए, तो इवैल्यूएशन का मतलब देयर शुड बी सम फीडबैक, देयर शुड बी सम मेथड कि आने वाले टाइम में ये चीजें और करो। लेकिन जब कभी भी वर्ड होता है एग्जामिन, तो एग्जामाइन में क्या होता है दैट कि वहां पे हमेशा क्या मिलता है आपको, रिजल्ट, कि इतने में से आप इतना पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन फोकस कर रहा है एग्जामाइन पे, इसका मतलब जो आपका कंक्लूजन होगा वहां पे आप रिजल्ट पे फोकस करोगे कि ये चीज का ये रिजल्टेंट आ रहा है या ये रिजल्टेंट आ सकता है। राइट नाउ, नाउ रीड दिस क्वेश्चन वंस अगेन कि द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होल्ड अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। किस लिए सिग्निफिकेंस रखता है, इंडिया का जो कि बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व किया जा सके, इसको आपको करना है क्रिटिकली एग्जामाइन। तो यहाँ पे हमें उन इश्यूज को फोकस करना है जो ना केवल ग्लोबल हैं बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब क्योंकि कोई भी आंसर हम लिखते हैं तो उसके 3 पार्ट्स हैं, आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, फिर आते हैं हम उसके मेन बॉडी पार्ट पे और फिर करते हैं उसका कंक्लूजन। अब 2-3 चीजों में आप कंफ्यूज होते होंगे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को कैसे करें, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारा आंसर स्टैंजा यानी पैराग्राफ में लिखें या हम अपने आंसर को पॉइंटर्स में लिखें। ठीक, अब जो सबसे बड़ी चीज है जो अभी के स्टूडेंट हमेशा फेस करता है और आप सुनते हैं कि हमें अपने आंसर्स में फिगर्स और डायग्राम्स को भी प्लेस देना चाहिए। तो कहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसकी कहाँ पे जो डिमांड है वहां पे हमें डायग्राम को रखना है, कहाँ पे हमें डायग्राम को नहीं रखना है, दिस शुड ऑल्सो बी वेरी वाइजली, वी शुड यूज दोज ट्रेड्स ऑल्सो। राइट, अब देखो जब यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इंट्रोडक्शन। जब कभी भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो याद रखिएगा इंट्रोडक्शन करने के ऑल्दो थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स आर देयर, बट इन मतलब अभी आप प्रिपरेशन मोड में है तो अभी के टाइम में आप 3 चीजों को याद रखिए कि जब कभी भी आपको इंट्रोड्यूस करना हो आप थीम को पकड़िए कि क्वेश्चन की थीम क्या है एंड ट्राई टू डिफाइन द कीवर्ड। जैसे यहाँ पे संघाई कॉर्पोरेशन के बारे में है तो थीम को हमने देखा कि संघाई कॉर्पोरेशन के बारे में नहीं पूछा है, संघाई कॉर्पोरेशन इंडियन के सिग्निफिकेंस में कितना इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज जो इन दोनों को डिफाइन कर रहा हो, इट कैन बी रिटन इन योर आंसर। सेकेंड, अगर आपको इंट्रोड्यूस करना तो या तो आप क्या कर दो, डिफाइन कर दो। सेकेंड चीज क्या होता है, या आपको उससे रिलेटेड कोई भी डेटा पता हो, इट मतलब बी एनी डेटा इफ यू कैन रिकॉल which justify the theme of the question, you can start your answer from that data also। और लास्ट चीज ये होती है कि अगर आप सपोज करो दोनों चीजों में आप लैग कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप कैसे आंसर को स्टार्ट करें, ट्राई टू फ्रेम सम काइंड ऑफ एनेक्डोट। और एनेक्डोट क्या होता है, जहां कहीं भी आप 2 से 3 लाइन में छोटे से स्टोरी, जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ते होंगे ना, बूझो आस्क पहेली एंड पहेली रिप्लाइड, लाइक दैट वे यू कैन स्टार्ट योर आंसर बाय प्रेजेंटिंग एनी एनेक्डोट। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस ये रहिएगा कि एनेक्डोट शुड डिफाइन योर क्वेश्चन, नॉट इट शुडंट बी कि आपका वो एनेक्डोट ही इतना बड़ा हो गया कि इसने आपके 250 वर्ड्स को खत्म कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए अटमोस्ट सिग्निफिकेंस का है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को सपोज आई हैव टू डिफाइन दिस डेटा, तो कहीं भी क्वेश्चन ने हमसे ये डिमांड नहीं की है कि एसईओ बेसिकली क्या है, ग्रुपिंग क्या है। तो अगर मैं अपना आंसर ये लिखती हूँ कि व्हाट इज एसईओ, तो आई थिंक कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग माय क्वेश्चन। राइट, तो आप सीधा सीधा शुरू करेंगे एसईओ क्या है वहां से नहीं, बल्कि आप शुरू करेंगे कि बेसिकली क्या वो ऑब्जेक्टिव थे, क्या वो नैरेटिव थे, क्या वो रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से संघाई कोऑपरेशन केम इनटू पिक्चर। नंबर 1, अब जब संघाई कोऑपरेशन पिक्चर में आया था, जब ये फॉर्म हुआ था, तब क्या इंडिया इसका मेंबर था? आंसर क्या होगा, नहीं। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि अचानक इंडिया इसका मेंबर बना? ठीक, और इंडिया मेंबर बनने के बाद फिर क्या हुआ कि अब हम इसमें हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस भी हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि या तो अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो यू शुड हैव टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसईओ, not only that objective but you will also have to mention कि जब ये बना था तो एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट द
पार्ट। फिर वो क्या वो रीजन हुए कि 2001 में बना हुआ ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में इसमें इंडिया मेंबर बना, और इंडिया के मेंबर बनने से इंडिया का क्या क्या सिग्निफिकेंस उसके बाद पूरा होने के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि आइदर प्रेजेंट एनी डेटा, सपोज आपको कोई डेटा याद नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट कि भाई जो आपका बेसिकली जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज बीन फॉर्म्ड इन 2001। एंड इंडिया की बात करें तो अलोंग विद इंडिया पाकिस्तान बिकेम द फुल मेंबर ऑफ एससीओ इन 2021। जो भी इनकी कंप्लीट मेंबरशिप मतलब की शुरुआत हुई है वो कब से हुई, 2021 से, राइट। तो आप इस डेटा के साथ भी अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं, राइट। अगर हमें एनेक्डोट ही फ्रेम करना हो तो यू कैन फ्रेम द एनेक्डोट टू, कि आप एक दो लाइन में अपनी कोई छोटी सी बात बता के, कि जैसे संघाई कोऑपरेशन में आपको पता है कि मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, जैसे आपका पाकिस्तान भी मेंबर है, वहां पे आपका रशिया भी मेंबर है, वहां पे चाइना भी मेंबर है। आपको वहां पे देख के आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेशन है जहां पे एक दूसरे की इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, एक दूसरे के अपोजिट है, बट स्टिल दे आर इन द ग्रुपिंग। यहाँ पे यू कैन स्टार्ट योर आंसर दैट कि the idea of Vasudhaiva Kutumbakam is कि family can fight with each other, but family is the thing which unites. So this is the idea of Vasudhaiva Kutumbakam। यहाँ पे अगर आप एसटीओ की ग्रुपिंग देखोगे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर इन द सेम ग्रुप, राइट। इसके अलावा आप चाइना और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात को शुरू कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजों को यू इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट, मतलब यू कैन स्टार्ट योर आंसर बाय दीज थिंग्स, राइट। आई थिंक कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना आंसर को शुरू कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हाटएवर यू वांट, बट जो तीन चार ये बेसिक आइडियाज हैं वो दोस थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, राइट। तो सबसे पहले हमने अपना आंसर शुरू किया, सपोज करिए कि हमने आंसर अपना शुरू किया डिफाइन करके, तो वेरी ब्रीफली वी हैव टू जस्ट पुट आउट द कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है। और अभी के टाइम में जब इंडिया फुली मेंबर बन चुका है तो कोई भी ग्रुपिंग तब और इम्पोर्टेंट हो जाती है जब मतलब हमारे साथ जो कनेक्टिविटी का जो इशू है, या कह लीजिए कि जहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और सोसाइटी सारी की सारी चीजें आके जुड़ जाती हैं। तो एससीओ कुछ इस तरीके की मेंबरशिप है इंडिया के लिए जो ना केवल पॉलिटिकल टर्म्स में, अगर हम देखें तो पॉलिटिकल टर्म्स में इंपॉर्टेंस रखती है। पॉलिटिकल टर्म्स में कैसे कि चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, ये दोनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं एशियन हेजेमनी की बात करते आए हैं। ऐसे में अगर दोनों किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में किसी एक की लीड हो जाती तो शायद एशियन हेजेमनी में कहीं ना कहीं आप बैलेंस ऑफ पावर की टसल देखने को आपको मिल सकती है, राइट। तो ये इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है कि ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ एससीओ एंड दीज कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में जो जितने भी आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और रिसेंट डेज में आपने देखा होगा कि इंडिया की लगातार कोशिश है कि वो किस तरीके से इस मिडिल ईस्ट जोन तक अपनी पहुंच को, अपनी एक्सेस को लेके जाए। तो रिसेंट में आपने ये भी सुना होगा चाबहार पोर्ट के बारे में, आपने ओमान पोर्ट ओमान में जो इंडिया अपनी मतलब जो कह लीजिए कि अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में, राइट। तो कुल मिला के जो इंडियन कोशिश है, कहते हैं इंडिया का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो इस तरीके से कि हाउ वी कैन डेवलप अ बेस और हाउ वी कैन सस्टेन इन मिडिल ईस्ट रीजन, राइट। तो अब हमने अपने आंसर की शुरुआत कैसे करनी है कि बेसिकली जो एससीओ का इमरजेंसी हुआ है वो किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए बनना है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए चाहे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर सिग्निफिकेंस को ये कवर कर रहा है। और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये एक ऐसी मेंबरशिप है जहाँ पे उन लोगों की ग्रुपिंग है जो एक्चुअली, अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें तो वो एक दूसरे के अपोजिट है, बीट इंडिया, बीट पाकिस्तान, बीट चाइना, राइट। लाइक दैट वे यू कैन स्टार्ट योर आंसर। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर स्टार्टिंग, अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने आंसर को इसके बाद क्या करें। हम अपने आंसर को क्या कहते हैं, पॉइंटर्स में लेके जाएं, या हम अपने आंसर को इसमें लेके, मतलब इसमें लिखें, आई मीन हम अपने आंसर को क्या करें, पॉइंटर्स में लेके जाएं, या फिर हम अपने आंसर का क्या करें कि मतलब पैराग्राफ्स में लिखें। तो देखिए, जब कभी भी आपको किसी आंसर का थॉरो आइडिया है, आपको बहुत अच्छे से एक एक चीजों को यू कैन समराइज, यू कैन कंक्लूड, देन ट्राई टू राइट द सेम क्वेश्चन इन पॉइंटर्स, बिकॉज
जब भी आप आईआर का क्वेश्चन या साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या ज्योग्राफी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो पॉइंटर्स में जब हम अपनी बातें करते हैं तो क्या होता है, हर पॉइंट आपका अलग अलग सिग्निफिकेंस को बता रहा होता है। तो बट ऑब्वियस बात है दैट द पॉइंटर्स विल फेच मोर एंड मोर मार्क्स। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन की डिमांड आपकी क्रिटिकली एग्जामाइन की नहीं है, सपोज क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डिस्कस, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डिस्क्राइब, वहां पे जब हम डिस्कस डिस्क्राइब की बात करते हैं, देन यू कैन you have to adopt the idea of writing the same thing in the paragraph, otherwise please try to write the same thing in the pointers too. अब जब हम कभी भी इंट्रोडक्शन से आपके पॉइंटर्स की तरफ आते हैं, मतलब जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होगा आप मेन बॉडी की तरफ जाएंगे, ट्राई टू यूज सम काइंड ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स, राइट, कि आपके आंसर में एक फ्लो आ जाना चाहिए कि नाउ यू हैव कंक्लूडेड योर इंट्रोडक्शन पार्ट, अब आप अपने मेन बॉडी की तरफ जा रहे हैं। तो सपोज आपने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया कि बेसिकली जो संघाई कॉर्पोरेशन था वो किस तरीके से उसका इमरजेंस हुआ है, क्या क्या उसके पीछे के रीजंस थे, राइट, और उसके बाद फिर अब आप आ रहे हैं अपने मेन बॉडी पार्ट। जब कभी आप मेन बॉडी पार्ट पे आ रहे हैं और वहां पे एग्जामाइन करना है, तो यू नीड वर्ड पॉइंटर्स। ये कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि संघाई कॉर्पोरेशन अटमोस्ट सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया को बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने में, तो अब हमें आना है कि बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे you have to write some kind of connecting words if you can recall any data, if you can recall any study, if you can recall any journal जिसने इसके बारे में बात की हो, तो आप वहां से कनेक्टिंग वर्ड ले सकते हैं। या सपोज करिए कहीं पे भी आईआर की पॉलिसी के बारे में भी अगर कोई स्टेटमेंट है, तो आप वहां से भी चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को यहीं से आपकी मेन बॉडी की तरफ आना है, यू कैन स्टार्ट लाइक दैट वे कि international relation is totally derived by power. So, and the national interest is the prime thing for all the nations. So, although the issues are global, but the country will take interest only if there is a national interest involved. If if the same has to be discussed in a special context of India, we can find the significance of SEO for India in following points. अब यहाँ से जैसे आपने फॉलोइंग पॉइंट्स लिखा, तो ये समझ में आ रहा है कि नाउ यू आर हैव टू टॉक और यू आर गोइंग टू टॉक सर्टेन पॉइंट्स which is specifically focus on the question given, right? अब आप उसी थीम में होके अपने आंसर को लिखने जा रहे हो। अब जैसे हम इस पॉइंटर्स में आएंगे, तो फिर से अगेन कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं ग्लोबल इशू में मैं क्या ही लिख दूं, एट टाइम कभी कभी हमें याद नहीं आता है। तो वहां पे आप क्या करिए कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए, इफ यू कैन नॉट रिकॉल एनी पॉइंट, रिमेंबर वन थिंग, यू कैन राइट समथिंग जो इंडिया के सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो, इंडिया की पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, मतलब इसी वे में आपको पोएट्री सोचना है कि क्या एसईओ इंडिया की सोसाइटी में कहीं से हेल्प कर सकता है, क्या एसईओ इंडिया की पॉलिटी में कहीं से भी हेल्प कर सकता है, क्या इकोनॉमी में हेल्प कर सकता है, क्या इन्वायरमेंट में हेल्प कर सकता है, क्या कल्चरल लेवल पे हेल्प कर सकता है, हिस्टोरिकल लेवल पे हेल्प कर सकता है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हेल्प कर सकता है, और आईआर के लेवल पे क्या वो जो पर्टिकुलर चीज है वो, या जैसे अभी क्वेश्चन आपके एसईओ के बारे में बात कर रहा है, तो क्या ये इसमें हेल्प कर सकता है। अगर ये पॉइंट्स आप लिख पाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हाँ आपने लगभग सारे डायमेंशन कवर कर लिए हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके पॉलिटिकल टर्म्स में, तो आपको पता है कि एसईओ एक ऐसा हमें एक ऐसा प्लेस दे सकता है, एक ऐसा बेस दे सकता है वेर वी कैन डिस्कस समथिंग अबाउट अफगानिस्तान। और अभी आपको बताया जिस तरीके से तालिबान का राइज हो रहा है, तालिबान का इमरजेंस वहां पे हो रहा है, तो वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ थिंग वेर वी कैन डिस्कस द थिंग अबाउट अफगानिस्तान, बिकॉज चाहे वो आपका पास्ट की बात हो या अभी की बात हो, Afghanistan is other neighbor, and you know we cannot change our neighbors, so we need a concrete policy related to the neighbors of India. तो एक ऐसा चीज है, अगर हम यहाँ पॉलिटिकल की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, तो एससीओ हमें एक इस तरीके का बेस दे सकता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस द थिंग अबाउट अफगानिस्तान। सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट सोसाइटी, देन डेफिनेटली यू नो कि इंडिया में मैक्सिमम जो मुस्लिम्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं, ऐसे में क्योंकि वहां पे पाकिस्तान जिसका एक पार्ट है, तो डेफिनेटली जो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है वो सोसाइटी की होती है। अगर या फेमिनिज्म की बात कर लीजिए या सोसाइटी की बात कर लीजिए या जो पोरस एरिया लगता है, तो अल्टीमेटली जो सफर करती है वो होती है सोसाइटी। ऐसे में अगर थ्रू डायलॉग, थ्रू नेगोशिएशन चीजों को डिस्कस कर लिया जाता है, तो डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, राइट। अगर हम कल्चरल लेवल पे भी बात करें, तो जो भी इसकी ग्रुपिंग है, चाहे से हम यहाँ पे रशिया मेंबर हो या चाइना मेंबर हो, तो जो भी कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं उनसे कल्चरल लेवल पे भी जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया के बीच में जो कल्चरल रिलेशंस रहे हैं, इकोनॉमिकल रिलेशंस रहे हैं, वी कैन रिवाइज द कल्चर, राइट,
and by revising and by reviving the culture, definitely the people to people interaction will boost. और as well as you know कि जैसे जैसे people to people interaction बढ़ता है तो definitely it's a winning situation for all the nations, right? इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि recently you might have heard in the newspaper also कि Belt and Road Initiative आपने सुन के रखा होगा, जहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज रिवाइविंग बेल्ट एंड रोड, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लगातार पोर्ट्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने पहले भी सुन के रखा होगा दैट इज नेकलेस थियरी, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि चाइना जो इंडिया को सराउंड करती हुई जो भी कंट्रीज है वहां पे अपने पोर्ट डेवलप कर रहा है जिससे वो इंडिया को सराउंड कर सके, राइट। अब अगर एशिया की बात करें तो एशिया में दो पावर हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि ड्रैगन इज द ओनली प्लेयर जो कि इस रूम में है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि एलिफेंट इज द ओनली प्लेयर जो कि इस रूम में है। एलिफेंट मतलब आपका इंडिया, यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेयर्स आप देख सकते हैं, जैसे आसियान के नेशंस हैं, एपिक मेंबर्स हैं। अभी रिसेंट में आरसीईपी के बारे में आपने सुना होगा, तो और भी ग्रुपिंग्स हैं। ऐसे में अगर इंडिया और चाइना का कॉपरेशन होता है तो डेफिनेटली चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे हो चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, तो दोनों ही कंट्रीज आपस में अगर एक टेबल पे आती है तो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है यहाँ पे बूस्ट करने में इनको हेल्प मिल सकती है। थर्ड, अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स पे बात करें तो आपने नाम सुना होगा कि अभी रिसेंट में यूएसएमसीए के बारे में अगर सुना हो आपने, यूएसएमसीए, राइट। क्या है यूएसएमसीए? जस्ट अ मिनट। अभी यहाँ पे हुआ क्या था कि पहले आपने नाम सुना होगा नाफ्टा, नाफ्टा 2.0, नाफ्टा 2.0 ही यूएसएमसी है। कि वहां पे जो आपका नॉर्थ अटलांटिक जोन है उन्होंने क्या कर लिया, फ्री ट्रेड एरिया बना लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। सेम वे अभी वहां पे इसका रिवाइविंग चल रहा है। सेम वे अगर आप आगे देखें तो अभी रिसेंट में आपने ये भी देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के भी बारे में हम सुनते रहते हैं कि यूरोपियन यूनियन भी क्या कर रहा है, ये भी एक तरह की आपकी इकोनॉमिक ग्रुपिंग ही है, राइट। अब जब इस तरह की ग्रुपिंग आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इफ एनी इफ यू से कि इफ एनी जोन वांट टू रिवाइव इटसेल्फ इट मस्ट फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी। तो उसको अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना होगा। और इकोनॉमी इज इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमी इज बिकमिंग इंटरडिपेंडेंट, राइट। तो इंटरडिपेंडेंसी उन जगह पे जहां पे लोकेशन आसपास है, अगर वहां पे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाई जाती है तो इकोनॉमी अपने आप बूस्ट करने लगती है। यानी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना इकोनॉमी को बूस्ट करने को, इकोनॉमी को रिवाइज करने का एक अच्छा मेथड, एक अच्छा मॉड्यूल है। तो अगर इस तरह की ग्रुपिंग बनती है तो डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ना कहीं ना कहीं इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन अगर इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच का टसल है ना, तो कहीं भी वहां पे आप देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में आपको जो मीडिएटर्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो लोग थे वो उस चीज को बढ़ा ही रहते। ऐसे में अगर जो अपोजिट प्लान को मानने वाले लोग हैं तो अगर वो एक टेबल पे आते हैं तो जो वॉर जैसी सिचुएशन है वो भी खत्म होती है। इसके अलावा जो ये पूरा जोन है वो टेररिज्म अफेक्टेड भी रहा है। और ऐसे में अगर ये सारी कंट्रीज एक साथ आती है तो डेफिनेटली ये जो टेररिज्म को कर्व करने वाला भी जो भी पार्ट होगा वहां पे भी ये लोग एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनल इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ता है तो पीपल टू पीपल डायलॉग, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ना बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए आप चाहें तो इसमें थ्रू मैप भी बता सकते हैं कि जो आपका एसईओ का जोन है वो कहाँ कहाँ पे आएगा। और तो फिर आप जैसे ही हम यहाँ तक हमारी एक बात हो गई कि हमने बता दिया कि इंडिया के लिए कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बताने में क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो क्रिटिकली मतलब कुछ नेगेटिव चीजें भी यहाँ पे हमें बतानी होंगी। नेगेटिव इन द सेंस कि भाई क्या वो चीजें हैं जो इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, क्या वो चीजें हैं जो इंडिया के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं, यानी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को भी हैम्पर करने में ये कोई कमी नहीं रखेंगे। तो आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे एक यहाँ पे प्रॉब्लम है रशिया और चाइना की एक्सेस का। आपको पता है कि बोथ ऑफ दीज कंट्रीज फोकसिंग ऑन व्हाट,
दे डोंट मीन बिलीव इन द लिबरल पॉलिसीज। और इंडिया की बात करें तो ये एक मिक्स इकोनॉमी का बेसिकली पार्ट है। तो एक तो रशिया चाइना की एक्सेस यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकती है। सेकंड चीज क्या है कि जब इंडिया की फुल मेंबरशिप एक्सेप्ट हुई थी तो एट दैट टाइम ही पाकिस्तान की भी मेंबरशिप एक्सेप्ट हुई है। इसके साथ साथ जो चाइना है वो हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। रशिया ऑल दो सपोर्ट्स इंडिया, बट द थिंग इज दैट कि अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वहां पे आपने देखा है कि रशिया और पाकिस्तान की भी इंगेजमेंट बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि रशिया की पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। और एज वी हैव डिस्कस्ड कि in international arena the power or the national interest is something which derives the nation। तो क्योंकि इंडिया की एंगेजमेंट अगर यूएस की टुवर्ड्स बढ़ती है, जैसे हमने क्वाड के बारे में समझा है, हमने ऑकस के बारे में देखा है, इसके अलावा I2U2 में हमारी जिस तरह से यूएस के साथ डायलॉग बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं अगर रशिया का नेशनल इंटरेस्ट सामने आता है तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमने अभी जो हमारा यूरोपियन यूनियन से जो भी नेगोशिएशन चल रहा है, तो मे बी वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इफ यूरोपियन यूनियन वांट टू एस्टेब्लिश द रिलेशन विद इंडिया, डेफिनेटली दे विल आस्क in the Ukraine-Russia war whether India is supporting Russia or whether India is supporting UK. So if you want to balance yourself in this region, in the SEO region, then definitely you will have to support Russia. But if you have to develop or revise your economy in the European Union part, then you will have to support what? So how India will make that neutral step, ये भी एक कहीं ना कहीं मतलब एक सोचने वाली बात होगी कि समझना होगा कि फिर इंडिया वहां पे कैसे आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो हमारे रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, कि जो हमारा कह लीजिए कि जो जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन है वो तो कभी भी टेररिज्म को लेके कभी भी हम सेम टेबल पे नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सॉल्व नहीं हो पाई है। तो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन भी इस चीज को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। इसके साथ साथ जो हमारा अभी रिसेंट में आपको पता है कि हमने आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, तो उसको लेके भी जो कुछ एप्रीहेंशन देखे गए थे आपके पाकिस्तान के साइड से, आपके जो मुस्लिम कंट्रीज है जो इसके पार्ट है उनके साइड से, उनको लेके भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस इंडिया को भी फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। बट जब हम एग्जामाइन क्वेश्चन हमसे एग्जामाइन की बात कर रहा था, तो जब हम एग्जामाइन की बात करते हैं यू विल हैव टू राइट समथिंग अबाउट कि आपको क्या लगता है, मतलब एग्जामिन करने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो वी हैव टू शो ऑप्टिमिज्म एंड स्टिल इंडिया इज एन ऑप्टिमिस्टिक कंट्री, और हम इसी वे में आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज वी ट्रूली बिलीव इन योर वी ट्रूली बिलीव इन द वसुधैव कुटुंबकम। और क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते आए हैं, वी सपोर्ट पीस, वी सपोर्ट इन कोएग्जिस्टेंस, वी सपोर्ट इन द विन विन सिचुएशन ऑफ ऑल द नेशंस। तो डेफिनेटली इंडिया को इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्दो देयर आर चैलेंजेस, बट दोस चैलेंजेस कैन बी टैकल्ड, राइट। यहाँ पे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है, एंड चैलेंजेस आर समथिंग व्हिच हैज टू बी टेकन एंड व्हिच हैज बीन टेकन बाय द by our delegates as well as the people of the country itself, right। तो ये तो था आपका डेली मार्क का मेंस का क्वेश्चन। चलिए एक बार हम जरा प्री का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसमें क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट under the provision of 10th schedule to the constitution, the presiding officer has been given final authority to decide questions of disqualification of a member of a house। And the second option, the law against defection does not apply to an independent member who joins a political party। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप करें तो कीवर्ड होगा which one is correct। just a minute। तो अब इसमें से करेक्ट लेना है, तो पहले जरा ऊपर की स्टेटमेंट देखते हैं। Under the provision, the 10th schedule of the Constitution, the presiding officer has been given final authority to decide questions of disqualification of a member of state। तो is it correct? क्या final authority आपकी presiding officer होता है, जिसको जिसके पास ये पावर होती है कि हाँ हमें आगे कब किस डायरेक्शन में बढ़ना है, आप किस में नहीं। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बेसिकली ये डिसाइड करता है कि हाँ जो पर्टिकुलर पर्सन है he or she should be the मतलब he or she should be disqualified or not। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट होगा। अब अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 देखिए आपका क्या कह रहा है।
कि the law against defection does not apply to an independent member. अब अगर इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात करें जाए तो चाहे वो कोई भी हो, आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो सब पे ही लागू होता है। तो अगर हम आपको 2 को एलिमिनेट कर लें तो डेफिनेटली वी कैन रीच द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली, राइट। सो वी हैव कवर्ड योर डेली मार्क पार्ट, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड योर डेली मार्क क्वेश्चन which has been based on your IR part. Thank you so much guys for today's class and have a very nice day.